हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डेवलपमेंट में खेल की जो भूमिका होती है, रोल होता है, उस टॉपिक को डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार के और वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है विकास में खेल की भूमिका। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गेम्स इन डेवलपमेंट। ठीक है, खेल संवेगात्मक विकास को आगे बढ़ाता है। जो गेम्स होते हैं वो बच्चों के जो कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास, उसके विकास के लिए भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब बच्चे कैसे होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि क्यूरियस प्रकृति के होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्यूरियस होते हैं, यानी कि वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं जानने के लिए। खेलते हुए बच्चों को वस्तुएं छूने, उन्हें ध्यान से देखने और आसपास के वातावरण की छानबीन करने का मौका मिलता है। जैसे कि बच्चे जो हमारे होते हैं वो क्यूरियस नेचर के होते हैं, और जब वो खेलते हैं तो खेलते समय उनको जो उनके आसपास की वस्तुएं होती हैं, वातावरण होता है, उसकी छानबीन करने का उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इससे उन्हें अपने मन में उठते हुए अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। और जब उन्हें वस्तुओं को छूने का और वातावरण का छानबीन करने का मौका मिलता है तो जो उनके मन के अंदर क्वेश्चंस होते हैं उनका भी उत्तर उनको मिल जाता है। खेल क्रियाओं के माध्यम से आसपास आम घटनाओं के घटित होने के कारण भी समझने लगते हैं, और खेल क्रियाओं के माध्यम से वे जो आम घटनाएं हैं जो घटित होती हैं, डेली लाइफ में जो घटित होती हैं घटनाएं, उनको भी वो समझने लगते हैं। बच्चों को इच्छा अनुसार खेलने के अवसर देने से हम उनकी सीखने में मदद करते हैं। अगर बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार हम उन्हें खेलने देते हैं, जो खेल वो पसंद करते हैं वो खेलने देते हैं, तो हम उनको सीखने का, स्वयं सीखने का, खोजबीन करने का अवसर देते हैं। खोज का अर्थ है घटनाओं और वस्तुओं के बारे में स्वयं पता लगाना। यानी कि खोजबीन करने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो उनके आसपास की वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, वो उनको स्वयं ही उसके बारे में खोज करके सीखने के अवसर मिलते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, अब राधा का ही एक उदाहरण हम लेते हैं, जो कि एक बच्ची है जिसका नाम है राधा। ठीक है, घटना कि 4 वर्षीय राधा ने खेल में मिट्टी के बर्तन की विशेषताओं के बारे में जाना। एक बच्ची थी जो मिट्टी के बर्तन से खेल रही थी। खेलते खेलते वो सीढ़ियों पे लेके सीढ़ियों से ऊपर जाती और फिर सीढ़ियों से नीचे लाती। यहाँ पे दे रखा है, हमारा एक कहानी दे रखा है, स्टोरी दे रखा है। राधा नाम की बच्ची है, वो मिट्टी के बर्तन से खेलते खेलते ही उसने क्या किया, मिट्टी के बर्तन की जो विशेषताएँ होती है, क्वालिटी होती है, उसके बारे में उसने पता कर लिया। क्या है, राधा दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी पर खेल रही थी। खेलते हुए उसके पास एक मिट्टी का बर्तन देखा और उसे खेलने लगी। सीढ़ी के पास खड़ी थी और उसने देखा कि यहाँ एक मिट्टी का बर्तन है, वो उससे ही खेलने लगी। राधा उसमें मिट्टी भरती और फिर उसे खाली कर देती। कुछ समय बाद उसने बर्तन को सीढ़ी से आखिरी कदम पर रखने की कोशिश की। बर्तन गिरकर टूट गया। ठीक है, उसके बाद उसने टूटे हुए टुकड़ों की ओर थोड़ी देर देखा, फिर उसने एक टुकड़ा उठाया और दोबारा सीढ़ी पर रख दिया। वह टुकड़ा भी गिर गया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए। राधा ने इसमें से एक छोटा टुकड़ा पुनः उस टुकड़े पर प्रयोग किया और इस बार जब फिर टुकड़ा को गिरा देती। राधा ने यह टुकड़ा उसे थोड़ी देर ध्यान से देखा और फिर उसे फेंक कर वो अंदर चली गई। इस प्रकार जो बच्ची थी वो मिट्टी का एक बर्तन ली और उसमें मिट्टी डालती और भरती और खेलती। फिर लास्ट में उसने क्या किया, आखिरी छोर पे गई और किनारे पे मटके को रख दिया। तो मटका क्या हुआ, वो बर्तन टूट गया। फिर उसने एक बड़े टुकड़े को उठाया और उसने उसे फेंका, तो बड़ा टुकड़ा भी छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। लेकिन उसने क्या किया, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसे वो बार बार फेंकती, लेकिन वो टूटता नहीं क्योंकि वो काफ़ी छोटा था। फिर वो क्या की, उस टुकड़े को छोड़कर वापस चली गई। फिर राधा कई बार टुकड़े को संतुलित करने की कोशिश की और उसे गिरते हुए देखती। ठीक है, उसे संतुलित की और सोची कि यहाँ पे रख दूंगी तो ये नहीं गिरेगा, लेकिन उसने उसे गिरते हुए, यह स्पष्ट हो गया कि उसकी जो जिज्ञासा जागृत हो गई थी कि शायद उसके मस्तिष्क में यह सवाल उठ रहे थे, क्या यह टुकड़ा भी गिरेगा। जब छोटा टुकड़ा हो गया तो वो कॉर्नर पे रखती और सोचती कि ये गिर जाए, लेकिन वो गिर नहीं पा रहा था।
और उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई। ठीक है, अगर गिरा तो वह क्या टूट जाएगा, और इसलिए उसने उस टुकड़े को बार बार सीढ़ी पर स्थिर रखने की कोशिश की। जब तीसरी बार वह टुकड़ा नहीं टूटा तब भी वह उतनी ही उत्सुक थी। शायद उसने अपने ही ढंग से वह यह समझ गई कि टुकड़ा बहुत छोटा है और नहीं टूटेगा। बार बार उसने कोशिश किया छोटे से टुकड़े को तोड़ने का, लेकिन वो टुकड़ा नहीं टूटा। तो वो समझ गई कि ये छोटा टुकड़ा है और ये टूटेगा नहीं। ठीक है, उसे यह पता नहीं कि छोटा टुकड़ा क्यों नहीं टूटता, पर निश्चय ही वह यह जानने के लिए उत्सुक होगी। संभव वह किसी से पूछे कि टुकड़ा क्यों नीचे गिरा, क्यों गिरे और टूट गए, आखिरी टुकड़ा क्यों नहीं टूटा। तो यह निश्चित है कि खेलों के दौरान उसे ऐसी कई अनुभव हो गए जो यह समझने में सहायक होंगे कि वस्तुओं को गिराने पर क्या होता है। खेल खेल में ही उसने यह सीख लिया कि वस्तु अगर गिरता है तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, वह सत्य है कि अगर ये भी सही है कि अगर जो छोटा टुकड़ा है उसे ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर से फेंका जाए तो वो भी टूट जाएगा, लेकिन वो काफ़ी छोटी थी, इतनी उसको समझ नहीं थी। लेकिन अगर बड़ा बच्चा रहता तो ये कोशिश करके देखता, परंतु राधा अभी इस बात को समझने के लिए सक्षम नहीं थी कि, और इस कारण उसने वह टुकड़ा जोर से नहीं फेंका। इससे लेकिन स्पष्ट हो गया कि बालिका वही सीखती है जिससे वह सीखने के लिए ज्ञानात्मक रूप से तैयार हो। यानी कि जो बालक होते हैं वो वही चीज़ से सीखते हैं जिसके सीखने के लिए वो ज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, और इस बात से यह भी तथ्य संबंधित होता है कि जो बालक होते हैं जो प्रेरक लगता है वह उसे ज्ञानात्मक कौशल पर निर्भर करता है, और जो उसे प्रेरणा देता है वो उसके ज्ञानात्मक कौशल पर ही निर्भर करता है कि उसका ज्ञानात्मक कौशल किस हद तक विकसित हुआ है। अब क्या नेक्स्ट, खेल किस प्रकार विकास में सहायक होते हैं, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खेल में बालिका को अपनी रुचि के अनुसार क्रियाएं चुनने की स्वतंत्रता होती है। जो बालक होते हैं जब वो खेल खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, प्ले एक्टिविटी करते हैं, तो अपनी मर्जी से खेलते हैं, तो उनको अपनी रुचि के अनुसार जो उनकी क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, उसको चुनने की उनको स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी होती है। इस कारण वह ऐसे खेल चुनते हैं जो उनके लिए न तो बहुत सरल हो और न ही बहुत कठिन हो। क्रियाएं करने के लिए खेल में उनको स्वतंत्रता होती है, तो इस कारण वो वैसे ही खेल चुनते हैं जो उनके लिए ना ही बहुत सरल हो और ना ही बहुत कठिन हो, लेकिन चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार वह उन चीज़ों को भी सीखते हैं जिन्हें सीखने के लिए वह तैयार होते हैं। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया बोझ न बनकर आनंददायक हो जाती है। ठीक है, वो ना ही सरल खेल चुनते हैं ना ही कठिन, लेकिन ऐसे खेल खेलते हैं जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, और इस प्रकार उन चीज़ों को सीखते हैं जिन्हें सीखने के लिए वह तैयार होते हैं, और सीखने की प्रक्रिया उनके लिए बोझ न बन के आनंददायक साबित होती है। इस प्रकार ठीक है, बच्चे खेल में क्रियाकलाप के द्वारा यानी कार्य करके खेल में बच्चे खेलते भी रहते हैं, और उसके अंदर जो कार्य करते हैं क्रियाकलाप उसके द्वारा वो सीख लेते हैं। ऐसा करने से संकल्पनाओं को और अधिक अच्छी तरह से सीखा जाता है। अगर बच्चे खेल के द्वारा क्रियाएं करके सीखते हैं तो जो संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट उनको सिखाया जाता है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बच्चों को किसी संकल्पना के बारे में केवल मौखिक रूप से बताया जाए और स्वयं करने का मौका नहीं दिया जाए तो वह उसे उतनी अच्छी तरह से नहीं समझेंगे जितनी अच्छी तरह से वह खुद करके किसी चीज़ को समझते हैं। यह बात आपने स्वयं अनुभव किया होगा। उदाहरण के लिए किसी मित्र के मुख से पकवान बनाने की विधि सुनकर आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना कि स्वयं पकवान बना करके सीखेंगे। उसी प्रकार अगर आपने राधा को केवल बताया ही होता कि मिट्टी से बना एक छोटा सा टुकड़ा गिरने पर नहीं टूटेगा, तो यह लगभग निश्चित है कि राजा को यह बात समझ नहीं आती और वह जानकारी में रुचि भी नहीं लेती। अगर बच्ची थी जो राधा वो छोटे टुकड़े को फेंक रही थी, अगर पूछती कि छोटा टुकड़ा क्यों नहीं टूटता, तो अगर आप इसको बताएंगे कि जो छोटा टुकड़ा है वो गिरने पे नहीं टूटता, मुँह से ही बता देंगे, तो उसकी जो जिज्ञासा था वो उतनी प्रबल नहीं होती। अब खेल में क्या होता है, पालनकर्ता की भी भूमिका होती है। ठीक है, यह तथ्य है कि बच्चे कुछ करने से ही सीखते हैं। ये सत्य बात है, ये तथ्य फैक्ट है। जो बच्चे होते हैं वो कुछ करने से ज़्यादा सीखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पालनकर्ता की, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें अब बच्चे हर एक काम खुद ही कर करके सीख लेंगे, और जो पालन करता है
केयर टेकर है उनकी कोई उसमें भूमिका नहीं है। सबसे पहले पालनकर्ता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बच्चों की उनको खोज समझने में मदद कर सके। अब बच्चे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें पालनकर्ता की जो केयर टेकर है, केयर गिवर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि उनको उन खोज के समझाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, जबकि टुकड़े नहीं टूटते निश्चित रूप से नहीं कह सकते, या ऐसे अन्य अवसर मिलने पर भी वह बात समझ जाएगी, परंतु पालनकर्ता यह सिखाने में उसकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण, अगर पालनकर्ता राधा के साथ होती तो वह राधा को ध्यान से उन संभावनाओं की ओर केंद्रित कर सकते थे जिसके बारे में राधा ने सोचा नहीं कि वह यह कह सकती थी कि राधा, क्या तुमने यह देखा कि बर्तन जो टूट गया पर छोटे टुकड़े नहीं टूटे। ठीक है, और जो पालनकर्ता होते हैं वो खोज को विस्तृत भी कर सकते हैं। जो बच्चों की खोज हैं, ठीक है, उसको विस्तृत रूप भी दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, बोल रहे हैं पालनकर्ता सदैव इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि बच्चे स्वयं कुछ खोज करें। उसे बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिसके द्वारा बच्चे कुछ नया सीख सकें। अब पालनकर्ता को यही नहीं छोड़ देना चाहिए कि बच्चे खुद ही खोज बंद करके सारी चीज़ों को सीख सकें, बल्कि पालनकर्ता को कुछ और ऐसी गतिविधियों का भी आयोजन करना चाहिए जिसमें बच्चे उस गतिविधि को करके कुछ नया सीख सकें। ठीक है, बच्चों की रुचि और संज्ञानात्मक विकास के स्तर को भी ध्यान, और जब कोई भी कार्य आयोजित करें, गतिविधि आयोजित करें, तो इसमें बच्चों की जो रुचि है और जो संज्ञानात्मक विकास का उनका स्तर है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर पानी से खेल जाने वाले खेलों के लीजिए, बच्चों को पानी से भरा बर्तन और कुछ अलग अलग तरह की वस्तुएं जिनमें से कुछ पानी में तैरे और कुछ डूबे, जब बच्चे इन चीज़ों को पानी में डालेंगे तो वह देखेंगे कुछ पत्ते और टहनियाँ और कागज़ के टुकड़े तो पानी के ऊपर हैं, जबकि चम्मच, पत्थर आदि पानी में डूब जाते हैं। तब आप बच्चों को इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि क्यों कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं और कुछ तैरती हैं। इस प्रकार रंग का, मौसम का, विभिन्न प्रकार चिड़िया, पौधे आदि के बारे में जानने में आप मदद कर सकते हैं। खेल बच्चे बड़ी और छोटी, लंबी और ठिगनी, हल्की और भारी जैसी संकल्पनाओं से भी परिचित हो जाते हैं। जिस प्रकार ज्ञानात्मक विकास के लिए पालनकर्ता को क्रियाकलाप आयोजित करना अनिवार्य होता है, उस प्रकार अन्य क्षेत्रों में विकास प्रोत्साहित करने के लिए भी पालनकर्ता को विकास के अनुसार क्रियाकलाप आयोजित करने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, खेल जो है हमारा किस किस चीज़ में विकास कर सहायक होता है। खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। जो हमारा खेल होता है, बच्चे जो खेल को खेलते हैं वो उनकी कल्पनाशील, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, बच्चे कल्पना द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। ऐसा करते हुए उनकी बातचीत और व्यवहार संबंधी उचित व्यक्ति के अनुसार जिनकी भूमिका कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे खेल के द्वारा क्या करते हैं, कल्पना द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, और ऐसा करते हुए उनकी बातचीत और व्यवहार उसी व्यक्ति के अनुसार होता है जिसकी वह भूमिका निभाते हैं। इस कल्पना से वे व्यक्तियों के विचारों और भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, खेल के द्वारा बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, गेम्स के थ्रू बच्चों को फिजिकल और फंक्शनल विकास में भी, डेवलपमेंट में भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बच्चे खेल खेलते हैं तो फिर क्या होता है, उनका शारीरिक और क्रियात्मक कौशल का विकास अभ्यास करने पर निर्भर करता है। खेल ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर देता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों का जो शारीरिक और फंक्शनल विकास है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो खेल है हमारा वो भाषाई विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, परंतु यह तो स्पष्ट है कि भाषा सीखने के लिए उनका भाषा को सुन पाना और बोल पाना आवश्यक है। पालनकर्ता के साथ साथ परस्पर विनोदशील क्रियाओं में बच्ची को भाषा सुनने के विस्तृत अवसर मिलते हैं जो उसे बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। 9 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो गा गा गा, बे बे बे, मा मा मा, मम मम जैसे कई स्वर निकालते हैं। इसे बेबलिंग कहते हैं। ठीक है, इससे कुछ स्वर वयस्कों की भाषा से मिलते जुलते होते हैं। पालनकर्ता इन आवाज़ों को सुनकर बहुत खुश होते हैं और बालिका के उच्चारण को दोहराते हुए उसे पुनः बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह भाषा की शुरुआत है। इस अंतःक्रिया के दौरान बालिका विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर को सीखती है। यह क्षमता उसे बाद में अब्बा और अम्मा जैसे शब्दों में भेद करने में मदद करता है और उन्हें अलग अलग शब्दों के रूप में पहचानता है।
अब खेल के द्वारा बच्चों के सामाजिक होना भी सीखते हैं। बच्चे गेम्स के थ्रू एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो इससे क्या होता है कि वो सोशल होना भी सीखते हैं। जब माँ शिशु को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, सुलाती है और उसकी अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान रखती है तो इस अंतःक्रिया के दौरान बालिका माँ को पहचानने लगती है। माँ से उसका लगाव हो जाता है और शिशु पहला सामाजिक संबंध है जिसका उसके भावी संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, अपने माँ के साथ बनाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चे अपने हाथों और पैरों के साथ आसपास की वस्तुओं से खेलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि वस्तुओं के अलग अलग अनुभव होते हैं और उनके अलग अलग अनुभव क्या करते हैं, उनकी धारणा को विकसित करते हैं। खेल के दौरान बच्चे यह समझते हैं कि लोग और वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वह समझने लगते हैं कि रोने पर माँ उनके पास आएगी, जब हंसेगी तो माँ भी हंसेगी और उसे गोद में उठा लेगी। ठीक है। और क्या होता है, खेलों से जो भावनात्मक विकास होता है उसमें भी सहायक होते हैं। जो हमारे गेम्स होते हैं वो इमोशनल डेवलपमेंट में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। खेल के बच्चों को हर्ष, उल्लास, क्रोध, भय और दुख का व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं। ये सारी भावनाओं को व्यक्त करने का उन्हें अवसर मिल जाता है। खेल में कुछ भी मनचाहा करने की छूट होती है बशर्ते कि उससे किसी को हानि न पहुँचे। खेल उन भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का भी मौका देता है जो अन्य स्थितियों में अव्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे बच्चे को अगर गुस्सा है तो वो अन्य ऐसे अव्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन खेल के माध्यम से गुस्से को वो अव्यक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए खेल में पिता की भूमिका का अभिनय करते हुए बालक दूसरे बच्चे को अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए कह सकता है। ऐसा वह अन्य स्थितियों में शायद न कर सके। लड़ाई का दृश्य खेलते समय वह जोर से चिल्ला सकती है, वस्तुएं इधर उधर फेंक सकते हैं और अन्य बच्चों को मारने का नाटक भी कर सकते हैं। अतः वह वे सब कर सकते हैं जिनकी अनुमति उसे आमतौर पर नहीं मिलती। ठीक है। अब 4 वर्ष का जो राजा है अक्सर अपने माता पिता से मामूली सा नियम तोड़ने पर भी डांट सुनता था। उसे एक बच्चा है जो 4 वर्ष का है, जब भी वह नियम तोड़ देता था तो उसके माता पिता उसको डांटने लगते थे। छोटी से छोटी गलती के लिए उसे पिता से थप्पड़ खाना पड़ता था। फिर उसे कमर की पेटी से पीटते थे। इस प्रकार बच्चा कुर्सी पर बैठकर कल्पना करता है कि कुर्सी घोड़ा है और उस कुर्सी को पेटी से मारते हुए कहता है, तेज चलो और भी तेज चलो। इससे क्या स्पष्ट हो गया कि बच्चे का मन अपने पिता के प्रति गुस्से और कुढ़न से भरा है, परंतु वह इन भावनाओं को यथार्थ रूप में अपने पिता से के प्रति व्यक्त नहीं कर सकता। यह काल्पनिक खेल स्थिति उसे अपने गुस्से और भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देती है। इस तरह खेल द्वारा अव्यक्त भावनाएं उभर कर सामने आती हैं। देखा कि खेल में बच्चे अपनी भावनाओं और मनोदशाओं को स्पष्ट रूप से झलकता है। इसलिए खेल उन बच्चों के लिए उपचार या चिकित्सा है। बच्चों के लिए खेल क्या है, उपचार या चिकित्सा, जो परिस्थिति के अनुसार सामान्य भावात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। उन बच्चों के लिए खेल क्या है, उपचार या चिकित्सा है, जो सामान्य परिस्थिति में, जो परिस्थिति के अनुसार सामान्य अपने भावात्मक प्रतिक्रिया को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है। इससे हमें पता क्या चलता है कि खेल बच्चों के विकास में मदद करके उन्हें भविष्य की भूमिकाओं के लिए भी तैयार करता है। जो खेल होता है वो बच्चों के डेवलपमेंट में तो हेल्प करता है, बट फ्यूचर की जो उनके रोल होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, उनके लिए भी वो तैयार करता है। खेल खेल में सीखी गई संकल्पनाएं, पढ़ने लिखने के कौशल और समूह खेल में हिस्सा लेने की क्षमता तथा बाद में स्कूल में समायोजन में मदद करती है। खेल खेल में जो भी बच्चे संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो उनको पढ़ने लिखने में, समूह में हिस्सा लेने में और बाद में स्कूल में समायोजन करने में मदद करता है। अतः खेल औपचारिक शिक्षा की तैयारी में सहायक होता है। ठीक है। खेल प्रश्न पूछने और खोजबीन करने की मनोवृत्ति को भी परिभाषित करता है। जैसे जैसे बच्चे नई चीज़ सीखते हैं और उनमें निपुणता प्राप्त होती, वह अपने बारे में अस्वस्थ हो जाते हैं। यह बढ़ता हुआ आत्मविश्वास उन्हें चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार करता है। इस प्रकार जो खेल है वो बच्चों का क्या ही करता है, उनको भविष्य में जो उनको रोल प्ले करना है, आगे जो उनकी लाइफ है उसके लिए भी तैयार करता है और अनौपचारिक शिक्षा के लिए भी तैयार करता है और उनके अंदर आत्मविश्वास और चुनौती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार करता है। थैंक यू।